आप देख रहे हैं जियोग्राफी विद नंदनाथ। और बेसिकली सबसे पहले आज जो बताना चाहूँगा, बहुत ही खास दिन है आज। सबको स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। और आज लाइव सेशन इसलिए रखा हूँ कि पीएचडी प्रपोजल और भाइबा दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट आज के दिन में ट्रेंडिंग चल रहा है, क्योंकि पीएचडी अप्लाई किए हैं तो भाइबा में क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं और पीएचडी प्रपोजल हम कैसे बनाएं, एक अच्छा प्रॉपर पीएचडी प्रपोजल कैसा होना चाहिए। तो आज इस सेशन में हम बात करेंगे प्रपोजल में बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है। रिसर्च प्रपोजल में जो पहला नंबर आता है वो है क्लियर रिलेवेंस रिसर्च टॉपिक। आप जो टॉपिक सोच रहे हैं पीएचडी करेंगे, उसमें एक क्लियर टॉपिक सोचिए, जहाँ बहुत बड़ा टॉपिक हो, और ऐसा टॉपिक चुनिए जो कि टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग, जो आप इंटरेस्ट हो और रिलेवेंट हो, सिग्निफिकेंस टू योर फील्ड ऑफ स्टडी, एंड इंश्योर दैट योर टॉपिक इज स्पेसिफिक एनफ टू फोकस योर रिसर्च। आप ऐसा टॉपिक चुनो जो आपके रिसर्च को फोकस करेगा। तो इस तरह सबसे पहले जो काम होगी कि आप एक टॉपिक सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा टॉपिक में पीएचडी करेंगे जो एक रिलेवेंस हो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च प्रपोजल में, वो है कंडक्ट ए लिटरेचर रिव्यू। जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिटरेचर रिव्यू बहुत लोग गलत लिखते हैं, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। और मेरा आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू आपको ऐसा लिखना है कि आपको गलती ना हो। अर्थात हम ऐसा लिखेंगे लिटरेचर रिव्यू को जिसमें एक हमारा रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट हो। तो लिटरेचर रिव्यू में ध्यान में रखना है, बिफोर द ड्राफ्टिंग योर प्रपोजल, आप जब प्रपोजल टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं। जो रिव्यू है लिटरेचर रिव्यू, आप दो कैटेगरी में रखिए। एक है नेशनल लिटरेचर रिव्यू, जिसमें आपका जो नेशनल ऑथर है जिन्होंने लिखे हैं, और दूसरा है इंटरनेशनल जो ऑथर है जिन्होंने लिखे हैं। तो दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द करेंट स्टेट ऑफ रिसर्च, आइडेंटिफाई गैप एंड पोजीशन योर स्टडी विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। बेसिकली आपका लिटरेचर रिव्यू करना है, अर्थात इसमें ध्यान रखना कि आपका टाइटल जो चुने हैं उस टाइटल से रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू जो है वो होना चाहिए। मैं दूसरी आगे बढ़ूँगा। रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन आप लोगों को होते हैं कि सर रिसर्च ऑब्जेक्टिव हम कैसे लिखें और क्या होना चाहिए। बेसिकली देखिए, आपका डिफाइन रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च एंड डू intend to achieve a view of research study on your research study and develop research question and that are specific measurable जो होते हैं, आगे मैं डिटेल बात करूँगा, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो टाइटल में आपने लिखे हैं, उस टाइटल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को लिखना होगा। कई बार प्रपोजल में देखने को मिलते हैं, मुझे बहुत लोग मेल करते हैं कि टाइटल एक लिखा है और उसमें प्रपोजल में कुछ दूसरा कुछ लिखा है। गुड इवनिंग। तो इसीलिए आपका रिसर्च जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो टाइटल को देखते हुए आपको बनाना होगा। टाइटल में फाइंडिंग्स मैं डिटेल भी चर्चा करूँगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे रखना होगा रिसर्च प्रपोजल में कि एक मेथडोलॉजी आपको लिखना होगा रिसर्च प्रपोजल में। जब आप पीएचडी प्रपोजल सबमिट करेंगे या आप जब प्रेजेंटेशन देने जाएंगे, तो मेथडोलॉजी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें बेसिकली आपको डिस्क्राइब द रिसर्च मेथडोलॉजी योर प्लान टू यूज़। आप क्या प्लान उसमें यूज करने जा रहा है। एंड दिस इंक्लूड एक्सप्लेनिंग योर रिसर्च, देयर डिजाइन, देयर डाटा कलेक्शन, their method, their sampling strategy, data analysis technique, your methodology along with your research question। Basically research methodology बहुत बड़ा important है
और रिसर्च प्रपोजल में इस रिसर्च मेथोडोलॉजी को अच्छा से लिखना होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल द मेथड यू प्लान टू यूज़, आप क्या मेथड सोचे हैं आपके रिसर्च टाइटल को अच्छा से रिसर्च कंप्लीट करने के लिए। एंड दिस इंक्लूड द एक्सप्लेनिंग योर रिसर्च, देयर आर द डिजाइन, देयर आर द डाटा कलेक्शन, देयर आर द सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी एंड डाटा एनालिसिस टेक्निक्स। ये जो मैंने बोला ये सारी चीज़ आपका मेथोडोलॉजी में होना चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जस्टिफाई द मेथोडोलॉजिकल चूज़। आप जस्टिफाई भी करना होगा कि हमने जो रिसर्च प्रपोजल बनाए हैं उसमें व्हाट इज़ द आउटलाइन, व्हाट इज़ द जस्टिफाई द मेथोडोलॉजिकल chooses basically, and explain why you have chosen a particular research method and discuss the advantage of your chosen approach over the possible method and how it will address the research question basically. And there are the provide a timeline, जो कि आप एक टाइमलाइन तैयार करेंगे कि हम रिसर्च को इस 3 साल में हमें ख़त्म करना है, इस 2 साल में हम ख़त्म करना है। दैट इज़ योर टारगेट ओरिएंटेड वर्क, कि हम 1 साल का एनालिसिस या लास्ट बिफोर 30 इयर्स का रिसर्च डेटा को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, 30 इयर्स डेटा को हम मेथोडोलॉजी में अप्लाई करेंगे। दैट इज़ द ट्रू रिसर्च। तो बेसिकली आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली the create a realistic timeline that outline the various strategy of your research and literature review and data collection, analysis, writing, and this is the demonstrate and project and must will practice and detail. There are the clarify expected result and impacts, result and outcome. रिसर्च प्रपोजल में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है result and impacts. What is the result? What is the impact of your research proposal? जो कि भाइबा में पूछ सकते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि result impact को हम किस तरह लिखना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे आपको बेसिकली इसलिए लाइव में आया, डायरेक्ट आपको कोई दिक्कत हो आप सीधा चैट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल में नया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये सेशन लाइव में इसलिए रखा, आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब इस इंडिपेंडेंट कंट्री में अच्छा रिसर्च करें ताकि देश को हम आगे बढ़ा सकें। तो मैंने जो रिजल्ट एंड इम्पैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्लियर स्टेट द पोटेंशियल आउटकम ऑफ योर रिसर्च। आपके रिसर्च के जो आउटकम है वही बेसिकली आपका पोटेंशियल देगी। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट योर एक्सप्लेन हाउ योर फाइंडिंग could contribute to the field and inform their policy, their problem of your research. तो ये चीज़ आपको क्लियर प्रपोजल में होना चाहिए। एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड डिस्कशन सम द प्रोजेक्ट। अगर आप प्रोजेक्ट के रिपोर्ट बना रहे हैं, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कई सारे यूजीसी प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल बनाते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं जोड़ना चाहूँगा। जिन लोग रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में अप्लाई करते हैं तो मस्ट विल क्लैरिफाई योर बजट, कितना पैसा खर्चा होगी, किस चीज़ों में कितना पैसा आप यूज करेंगे। दैट इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मस्ट विल क्रिएट। एंड इफ योर प्रपोजल इन्वॉल्व द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड आउटलाइन डिटेल द बजट दैट इंक्लूड द कॉस्ट एंड रिसर्च मटेरियल एंड ऑल्सो द इक्विपमेंट एंड ट्रैवल एंड पार्टिसिपेंट एंड ऑल्सो अदर नेसेसरी इक्विपमेंट्स मस्ट विल मेंशन देयर। अगर आप साइंस में पीएचडी कर रहे हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स सब्जेक्ट में कुछ करने जा रहे हैं, तो आपको क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होते हैं वो याद करके जाइए, भाईबा में भी पूछ सकते हैं। तो पहला सेशन में आज लाइव सेशन में रिसर्च प्रपोजल की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूंगा भाईबा को लेकर, जो पीएचडी इंटरव्यू होने वाला है बहुत सारा यूनिवर्सिटी में, जो नेट सेट क्वालिफाइड है या एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड हो गए हैं, भाईबा में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेवेंट। मेरा ऑलरेडी सेशन है, फिर भी कुछ मॉडिफाई किया हूँ इस सेशन में। अच्छा चीज़ हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे लास्ट तक, क्योंकि पूरा सुनेंगे तो पूरा नॉलेज आप ले पाएंगे। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसीडर द प्रपोजल स्ट्रक्चर, कि हम जो प्रपोजल बना रहे हैं क्या क्या चीज़ हमें उस प्रपोजल में होना चाहिए। व्हाट इज़ द मेन पॉइंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। कई यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रपोजल दे देते हैं कि हमें इस स्ट्रक्चर में चाहिए, कई यूनिवर्सिटी प्रपोजल देते नहीं है, तो हम क्या स्ट्रक्चर बनाएं, क्या क्या पॉइंट्स हमें रखें।
तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा मकरम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। कंसीडर द प्रपोजल स्ट्रक्चर, जिसमें हम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छा एक टॉपिक आपको टाइटल देना है, एंड साजन इंट्रोडक्शन लिखना है, लिटरेचर रिव्यू लिखना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखना है, एंड रिलेटेड मेथोडोलॉजी लिखना है, एंड देयर आर द एक्सपेक्टेड आउटकम लिखना है, और क्या लिखना है, मेन चीज़ इसके अंदर होना चाहिए वो है आपका रेफरेंस। कई लोग गलत रेफरेंस लिखते हैं, और इसके अंदर में लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए। अच्छा, तो रिलेवेंस रेफरेंस कैसे लिखे, सारी डिटेल हम बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो रिसर्च प्रपोजल के बारे में बोल रहा था कि ये चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि व्हाट इज़ द रिसर्च प्रपोजल स्टेप। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल में एक स्टेप है कि वो स्टेप आप सही में प्रॉपर यूज कर रहे हैं, क्या वो स्टेप आप ठीक से लिख पा रहे हैं, ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च प्रपोजल में हमें जब भी रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो व्हाट इज़ द मेन स्टेप क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम एंड टॉपिक। जो चीज़ मैं बहुत को रिलेटेड इंटर बातें हम करने जा रहे हैं, इंटर रिलेटेड बातें एक्सप्लेनेशन करेंगे कि हमें पहला चीज़ क्या करना है, आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम एंड टॉपिक सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो टॉपिक सिलेक्शन करने जा रहे हैं उसके प्रॉब्लम को पहले फेस करें। चूज ए रिसर्च टॉपिक दैट इज द इंटरेस्टिंग, रिलेवेंट एंड फिजिबल, एंड क्लियर डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन यू वांट टू एड्रेस। तो सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल के इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम एंड टॉपिक। ये चीज़ को आपको क्लियर दिमाग में फीड कर लेना है कि व्हाट इज द रिसर्च प्रॉब्लम इन योर टॉपिक। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंडक्ट ए रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रिव्यू एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड लिटरेचर रिलेवेंट टू योर टॉपिक। मैं जो बार बार बोला हूँ, आपके टाइटल जो लिटरेचर रिव्यू है वो आपके टाइटल को बेस्ड होना चाहिए। आप टाइटल एक लिखे हैं लिटरेचर रिव्यू, किसी दूसरे का कुछ अलग टाइटल से हैं, दैट इज़ नॉट प्रॉपर वे। तो ये चीज़ मेरे सेशन में बने रहेंगे। हम पहले रिसर्च प्रपोजल को एक आपको समझाएंगे और उसके बाद भाइभा को समझाएंगे कि रिसर्च भाइभा में आपका पीएचडी एडमिशन में क्या क्या प्रश्न आपको पूछ सकते हैं और कैसे आप उसको आंसर देंगे। हमारे साथ बने रहेंगे। अगर हमारे चैनल में नया है ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इस तरह सेशन हमारे चैनल में है, पीएचडी नोटिफिकेशन के वीडियो आपको मिलते रहती हैं। कैसी लग रही सेशन ज़रूर बताएंगे। तो लिटरेचर रिव्यू एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड लिटरेचर रिलेवेंट योर टॉपिक। तो आप क्लियर हो गए कि रिलेवेंट टॉपिक में आपको रिव्यू को लेना है। आइडेंटिफाई गैप, आपको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द गैप, कंट्रोवर्सी एंड एरिया वेयर यू रिसर्च कैन कंट्रीब्यूट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट दैट डेवलप रिसर्च ऑब्जेक्टिव। कई लोग रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख नहीं पाते हैं ठीक ढंग से, उसको ऑब्जेक्टिव को आप अच्छा से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव को कैसे अच्छा से प्रेजेंट कर सके, तो इसको मैं बताना चाहूँगा आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव में कि क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे अच्छा एक ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। वेरी गुड एंड हेल्पफुल सेशन अभिषेक, वेलकम। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में क्लैरिफाई स्टेट द ऑब्जेक्ट गोल ऑफ योर रिसर्च। आपके रिसर्च के क्या गोल है उसको क्लैरिफाई कीजिए। रिसर्च ऑब्जेक्टिव में एक्सप्लेन व्हाट यू इंटेंड टू अचीव विथ योर स्टडी। व्हाट यू इंटेंड टू अचीव विथ योर स्टडी, आपके टाइटल में क्या आप अचीव करने वाले हो वो ऑब्जेक्टिव में लिखना होगा। ठीक है, टू आइडेंटिफाई, टू डेवलप, टू एक्सप्लेन, इस तरह आपको शब्दों को आना चाहिए। टू एक्सप्लेन, टू आइडेंटिफाई, टू डेवलप, टू हाईलाइट। तो ये सब चीज़ जो है आपको ऑब्जेक्टिव आपको कितना लिखना है, मैं बार बार बोला हूँ मेरा लाइव सेशन में कि आप ऑब्जेक्टिव 7 या 5, 6 के अंदर रखिए। ना आप 50 ऑब्जेक्टिव लिख डालेंगे, ना आप 20 ऑब्जेक्टिव लेंगे। आप ध्यान में रखें रिसर्च प्रपोजल में ऑब्जेक्टिव 5 या 6 सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव को फाइंडिंग्स कीजिए, शॉर्ट कीजिए ऑब्जेक्टिव। अगर दिक्कत हो रहा है मेरे को मेल कीजिएगा,
तो आपको हम बोल देंगे कि आप जो ऑब्जेक्टिव किस तरह होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सप्लेन व्हाट यू इंटेंड टू अचीव विद योर स्टडी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रपोजल में कि रिसर्च फॉर्मुलेट रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस को सर कैसे फाइंडिंग करें। बेसिकली क्रिएट द स्पेसिफिक and focused and clear research question or hypothesis, and this question should guide your research and provide the clear direction। आपके रिसर्च कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, आपके टाइटल कौन सा फाइंडिंग्स को इंडिकेट करते हैं, आपको रिसर्च में मूल बातें क्या क्या है, इसको आप लिखिए, इसको आप नोट कीजिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ योर रिसर्च हाइपोथेसिस, दैट इज द फॉर्मुलेट ऑफ द रिसर्च क्वेश्चनर। तो ये चीज़ हमने क्वेश्चनर के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है अलग से, और भी डिटेल हम बताएंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि सबको ज़्यादा नींद उड़ाने वाले प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक होते हैं कि सर रिसर्च मेथोडोलॉजी हमें परेशान कर रहा है कि किस तरह हमें इस रिसर्च को हम मोड़ दे सके। That is the important. There are the research methodology. Define the research methodology. Research methodology describe the research design. आपके रिसर्च का एक डिजाइन है, क्या है? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड मेथड। दैट इज द थ्री मेथड्स, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड। दैट इज द इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट नंबर 2, एक्सप्लेन द डाटा कलेक्शन मेथड। दैट इज द मेथड, डाटा कलेक्शन मेथड, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। दैट इज द इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर रिसर्च मेथोडोलॉजी। क्या क्या बोला मैंने? डाटा कलेक्शन मेथड। डाटा कलेक्शन मेथड के अंदर क्या क्या है? सर्वे मेथड, इंटरव्यू मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये जो 4 चीज़ है आपको डाटा कलेक्शन मेथड में लिखना होगा। जस्टिफाई व्हाई दिस मेथड सुइटेबल फॉर आंसर योर रिसर्च क्वेश्चन। इसको जस्टिफाई करना होगा, क्या आपके रिसर्च इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करता है। जस्टिफाई व्हाई दिस मेथड आर सुइटेबल फॉर आंसरिंग योर रिसर्च क्वेश्चन। दैट इज द इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, देयर आर द सिलेक्ट द सैंपलिंग स्ट्रेटेजी। सैंपलिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करना है कि क्या सैंपलिंग स्ट्रेटेजी हम बनाएं। डिस्क्राइब हाउ यू विल सिलेक्ट द पार्टिसिपेंट और सैंपल and justify your sampling strategy approach and potential limitation. Very important. And address ethical consideration. That is the important for research proposal. Either they explain how you will ensure ethical standard, they inform and address any potential ethical challenges and how your plan to mitigate, and outline the data analysis method is very important. Data analysis method, that is the describe how you will analyze the data and explain how you choosing the method will help you answer your research question. That is the important. And provide the work plan. वर्क प्लान को आपको बनाना है and create a detailed timeline for the each phase of the research project and also specific milestone, डेडलाइन एंड देयर ऑर्डर टास्क। ये आपको घर में करना होगा कि मैं इतने दिन में ये कर लूँगा। एंड इंपॉर्टेंट थीम्स देयर आर द क्लैरिफाई रिजल्ट एंड कंट्रीब्यूशन। जो रिजल्ट होगी आपके रिसर्च के, आउटलाइन पोटेंशियल आउटकम योर रिसर्च एंड एक्सप्लेन हाउ योर फाइंडिंग कुड एडवांटेज नॉलेज, एड्रेस द प्रॉब्लम एंड ऑल्सो एप्लीकेशन। दैट इज द एप्लीकेशन फॉर द रिसर्च प्रपोजल। एंड जब रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं हम कितना वर्ड में लिखे, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। टाइम्स न्यू रोमन के 12 फॉन्ट आपको रखना होगा, 1.5 के स्पेस इस्तेमाल करना होगा, और ये चीज़ आपको करना है। बार बार बोल रहा हूँ, सारी चीज़ डिटेल हम बताएंगे, फॉर्मेट कैसे लिखना है। आपको स्पेस 1.5 टाइम्स न्यू रोमन ये इस्तेमाल करना है, और बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज वे में लिखना है और अच्छा से प्रेजेंटेशन करना है कि हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखे, लिटरेचर रिव्यू लिखे, मेथड्स लिखे, मेथड के अंडर में डाटा कलेक्शन मेथड के अप्लाई किए। तो ये जो क्लियरिटी जो है एक स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना होगा। अभी बात करते हैं, कई लोग पूछते हैं सर जो कवर पेज बनता है सिनोप्सिस का,
वो किस तरह होना चाहिए। देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग मेल में दे देते हैं कि, या वेबसाइट में दे देते हैं कि हमारे सिनॉप्सिस का प्रपोजल आप इस तरह बनाइए। अगर आपको कोई इस तरह फॉर्मेट नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर में आप क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि टाइटल के बाद बेसिकली आपको लिखना है, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप नीचे जो एकदम नीचे वाला जो पोर्शन होते हैं बेसिकली प्रपोजल में, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो रहना चाहिए, है ना, तो आप टू सबमिटेड फॉर रिसर्च प्रपोजल पीएचडी के लिए आप सबमिट कर रहे हैं, उसको लिखिए। कौन सा यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब रिसर्च प्रपोजल को प्रेजेंट करेंगे, आपका फ्रंट पेज जो है उस टाइम आपको ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आपका नाम, आपका एफिलिएशन, मतलब आपका डेजिग्नेशन नाम आप नीचे लिख सकते हैं, ओनली नाम लिख सकते हैं। आप नेट सेट क्वालिफाइड हो वो भी लिख सकते हैं, और अगर स्पेसिफिक डेट मांगता है तो वो भी लिखते हैं। और आपका टाइटल योर रिसर्च प्रपोजल सबसे ऊपर में रहेगा। और फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी जो आपका पीएचडी के लिए है एडमिशन, उसको लिखिए। फॉर सबमिटेड टू कौन है उसको लिखिए। तो इस तरह एक जनरल आप लिखेंगे, उतना बड़ा इशू नहीं है कि आपने कुछ गलत लिख दिए रिजेक्ट हो जाएंगे, उतना बड़ा इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी अगर फॉर्मेट देते हैं तो आप उसी फॉर्मेट में उसको लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको फ़ायदा होगी। इसमें दो चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम जब रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, मेरा आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? थोड़ी पंखा का आवाज़ आ रहा है मेरे ख्याल से, क्या कमेंट करेंगे मेरा आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है? हाँ, नहीं कोई फ़ैन का आवाज़ तो नहीं आ रहा है ना? आज थोड़ा सेटअप चेंज हुआ है अचानक मैंने, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास। हल्का पंखा का आवाज़ आ रहा है, चलिए उसको ठीक करते हैं। वो थोड़ा सा आवाज़ हो रही है। थोड़ा सा पंखा का आवाज़ हो रहा है मेरे ख्याल से, है ना? एक मिनट। आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या है उसमें आवाज़ जो है उसमें पंखा का हल्का आवाज़ आ रहा है। अभी ठीक है? चलिए, जो चीज़ मैं बोल रहा था, रिसर्च प्रपोजल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको रहना चाहिए, आपके नाम, एफिलिएशन, अगर किसी यूनिवर्सिटी से नेट क्वालिफाइड है तो आप ज़रूर उसको लिखिए। ऊपर में टाइटल रहेगा, सबसे ऊपर में टाइटल रहेगा आपका, ये चीज़ ध्यान में रखें। तो लिखना होगा, और जो कि आप लोग अगर नहीं लिखेंगे तो ये गलत होगा, ठीक है? तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। योर ईमेल एड्रेस अगर नीचे आप दे सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं देंगे फिर भी चल जाएगा प्रपोजल के जो फॉर्मेट है। और इंस्ट्रक्शन, जो आपका इंस्टीट्यूशन लोगो अगर होगा यूनिवर्सिटी के, उस लोगो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है? मैं हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहाँ पे एक पेस्ट कर दूंगा एक प्रपोजल का फॉर्मेट, ठीक है, ताकि आप देख लीजिएगा कैसा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। इस वीडियो ये जो लाइव चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो ये मैं आपको बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखा भी दूंगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है हाउ टू राइट। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ कि कैसे इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन टू ए रिसर्च प्रपोजल। आपका इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। देखिए, अभी जो मैं बात बताने चाह रहा हूँ आप थोड़ा नोट कर लेंगे या आप याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि यूट्यूब में लाइव सेशन में इतना डिटेल आपको नहीं मिलेगी। एक प्रॉपर चीज़ आपको बताऊंगा जाकि रिसर्च प्रपोजल जो है आपको कभी रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है? आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। ऐसा मैं प्रपोजल देता हूं और कई लोग सिलेक्ट भी हुए हैं, और इसीलिए बोलता हूं कि ध्यान से सुनिए कि इस चीज़ को अगर आप
प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। आपके रिसर्च प्रपोजल में गलती ना हो, मेरा एक वीडियो भी बनाया था कि रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या गलतियां हैं और उसको कैसे हम सुधार सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि बिगिनिंग योर इंट्रोडक्शन विथ कंपाइलिंग ओपनिंग दैट गैप एंड रीडर अटेंशन। आपको अपने टाइटल में जो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे उसमें स्टार्ट करेंगे बेसिकली थ्रू आउट द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ ए ब्रीफ ओवरव्यू रियल वर्ल्ड एंड सिचुएशन को हाईलाइट करेंगे टू योर रिसर्च। दूसरा, इंट्रोडक्शन में जो आपको रखना है प्रोवाइड बैकग्राउंड, 2 लाइन आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं। इंट्रोडक्शन को टोटल लिखना है आपका कितना, 1 पेज का आधा पेज, A4 साइज पेज देखें आप लोग, A4 साइज पेज के आधा पेज और थोड़ा अगर 2-3 लाइन एक्स्ट्रा, इतना ही जगह में इंट्रोडक्शन को लिखना है। और इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड भी लिखना है। इंट्रोडक्शन के अंदर पॉइंट नहीं होगा, लाइन बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट को उसमें जोड़ना होगा। गिव द चॉइस ओवरव्यू ऑफ द ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी, व्हाट यू रिसर्च फॉल विद इन एंड हाईलाइट द सिग्निफिकेंस of your topic and relevance the academic and practical relevance। जो आपके हाईलाइट सिग्निफिकेंस है वो इंट्रोडक्शन में होना बहुत ज़रूरी है। और क्या होना ज़रूरी है मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, स्टेट द रिसर्च प्रॉब्लम। आपका टाइटल का जो प्रॉब्लम है 2 लाइन वो भी ज़रूरी है। क्लैरिफाई स्टेट द स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम और क्वेश्चन यू आर एड्रेसिंग। आप जो एड्रेसिंग कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आउटलाइन द प्रॉब्लम एंड हाईलाइट द रिसर्च गैप। आपके इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन द एग्जिस्टिंग गैप, कंट्रोवर्सी, लिमिटेशन एंड करेंट लिटरेचर रिव्यू, रिलेटेड वर्ड्स या लाइन्स एंड दिस एस्टैब्लिश दैट नीड योर रिसर्च स्टडी so your research will contribute to addressing this gap basically। and next important चीज इंट्रोडक्शन में लिखना है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। बोले सर इसमें भी ऑब्जेक्टिव लिखना है? यस, इंट्रोडक्शन में आपको स्मॉल 1-2 लाइन का ऑब्जेक्टिव घुस जाएंगे। ब्रीफली आउटलाइन द बेसिकली पर्पस ऑफ योर रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ योर एम एंड ऑल्सो मेंशन व्हाट यू इंटेंड द accomplish your research, your title, what will contribution, what will the benefit of the social science research and what is the outcome of the research, वो हाईलाइट होना चाहिए इंट्रोडक्शन में। कई लोग टाइटल एक लिखे और इंट्रोडक्शन में वो चीज़ मैच नहीं करता, तो ये चीज़ ध्यान से रखें कि हर जो मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। रिसर्च अप्रोचेस, क्या रिसर्च अप्रोचेस है यहाँ पे? Provide a high level overview of research methodology you plan to use the mention and where the chosen the qualitative, quantitative and mixed method and discuss the scope limitation। तो यहाँ पे आपका डिस्कस पोटेंशियल लिमिटेशन जो है वो भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में रखना होगा। एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड जो आउटकम मैंने बोला उसको भी हल्का यहाँ पे लिखना है। एंड यहाँ पे लिखना है राइट इन ए क्लियर प्रिसाइज द एंगेजिंग मैनर। क्या चीज़ एंगेज हो रही है रिसर्च में, क्या चीज़ इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, वो इंट्रोडक्शन में आपको रखना होगा। अर्थात यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या चीज़ रखना होगा? एक तो आपको बैकग्राउंड रखना होगा, दूसरा आपका प्रॉब्लम रखना होगा, रिसर्च गैप रखना होगा, पर्पस ऑब्जेक्टिव रखना होगा, मेथोडोलॉजी की एक लाइन रखना होगा एंड स्कोप जो है उसको रखना होगा। एंड दैट इज द कंट्रीब्यूशन एंड स्ट्रक्चर एंड क्लियरिटी एंड रिव्यू, ये सारी चीज जो है यहाँ पे आपको रखना होगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि हाउ टू राइट ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखे आपको बोल दिए शॉर्ट में भी, और ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ होना चाहिए इसको हम ब्रीफ करेंगे। बी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो, अर्थात ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, अवॉइडिंग द डिफरेंट क्रिटिकल लैंग्वेज। कंपैरेटिव सेंटेंस में मत लिखिए, सिंपल सेंटेंस में लिखिए। एंड यूज द एक्शन वर्ब, अब एक्शन वर्ब का यूज कीजिए, अर्थात कैसे?
स्टार्ट एज ऑब्जेक्टिव विद ए स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब, जैसे कि एनालाइज, इवैल्यूएट, कंपेयर, आइडेंटिटी, ये शब्द का प्रयोग कीजिए। ऑब्जेक्टिव में क्या शब्द का प्रयोग करना है? एनालाइज, इवैल्यूएट, कंपेयर, आइडेंटिटी, ये शब्द का प्रयोग कीजिए अपने ऑब्जेक्टिव, जो अब 5-6 ऑब्जेक्टिव लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। इंडिकेट द डिजायर एक्शन आउटकम। एंड ऑब्जेक्टिव में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिसर्च प्रॉब्लम को हाईलाइट कीजिए, अर्थात आप 10 लाइन नहीं लिखना है, 2 लाइन बताएगा आपका रिसर्च का प्रॉब्लम। Ensure that your objective directly address to the research problem and also question you have stand your proposal indication. Also highlight your introduction, उसको आप यहाँ पे लाइए ऑब्जेक्टिव में। एंड कंसीडर क्या क्या है इसमें कि स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, रिलेवेंट हो, टाइप बैंड हो, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव। एंड अवॉइडिंग कंपैरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में लिखना है, जो मैंने बार बार बोला। एंड कंसीडर द रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जो रिसर्च करेंगे इसमें क्या करेंगे, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स्ड मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इसको हाईलाइट कीजिए। एंड लिंक द ऑब्जेक्टिव, इंश्योर दैट इज लॉजिकल फ्लो। एंड ऑल्सो देयर आर द फॉर्मेट, बेसिकली एक जो फॉर्मेट है, आप 2 के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव लिखने का जो स्ट्रेटेजी है, जो लिखने का तरीका है, वो 2 लिखिए पहले, 2, उसके बाद एक्शन वर्ब जो मैंने बोला, फिर आपका स्पेसिफिक स्कोप क्या है उसको लिखिए, फिर रिसर्च मेथड, 2 स्पेसिफिक आउटकम क्या होगी लिखिए, एमंग, इन रिसर्च सेटिंग को लिखिए, विथ इन टाइम फ्रेम को लिखिए, अर्थात ये आपका एक प्रपोजल ऑब्जेक्टिव जो है वो रेडी हो जाएगा। एंड ऑल्सो देयर आर द रिमेंबर हाउ टू राइट द मेथोडोलॉजी ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। अभी हम आते हैं रिसर्च प्रपोजल में मेथोडोलॉजी को कैसे लिखे। मेथोडोलॉजी में क्या चीज़ होना चाहिए? रिसर्च डिजाइन जो है वो क्लियर स्टेटमेंट हो, एंड रिसर्च डिजाइन में क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड के अप्लाई हो। एक्सप्लेन व्हाई दिस डिजाइन इज सुटेबल फॉर एड्रेसिंग योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी, जो बेसिकली डिस्क्राइब द टारगेट पॉपुलेशन और सैम्पल ग्रुप्स, एंड एक्सप्लेन हाउ यू विल सिलेक्ट द पार्टिसिपेंट। बेसिकली सैम्पलिंग का इस्तेमाल करना, परसिव सैम्पलिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ द सैम्पलिंग, कौन सैम्पलिंग आपके लिए यूज होगी। जस्टिफाई योर चूज द सैम्पलिंग मेथड, या एनोवा टेस्टिंग करेंगे, जेट टेस्ट करेंगे, एप टेस्ट करेंगे, को रिलेशन कोएफिशिएंट करेंगे, तो दैट इज द क्लियर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। एंड डाटा कलेक्शन मेथड, जो कि मेथोडोलॉजी के अंदर में ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा। मेथोडोलॉजी के अंदर में डाटा कलेक्शन मेथड भी रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा कि एक्सप्लेन द मेथड यू विल यूज टू गैदर डेटा, जिसमें आपका सर्वे हो, इंटरव्यू हो, ऑब्जर्वेशन हो। डिटेल द टूल का यूज, टूल मतलब क्या होते हैं? क्वेश्चनर, टूल्स का यूज करना, क्वेश्चनर का यूज करना, इंटरव्यू गाइड करना। एंड डाटा कलेक्शन मेथड में और क्या होते हैं? डिस्क्राइब एनी पायलट टेस्टिंग, प्री टेस्टिंग एंड प्री प्लान कंडक्ट, ये सब चीज़ जो है डाटा कलेक्शन मेथड में होगी। नेक्स्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा कलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होगी, कि आउटलाइन द स्टेप बाय स्टेप रिसर्च प्रोसेस ऑफ द डेटा कलेक्शन एंड स्पेसिफिक द लोकेशन, टाइमिंग एंड एनी एथिकल कंसिडरेशन, उसको मेंशन होने चाहिए। डाटा एनालिसिस टेक्निक्स की अगर बात करें, डिस्क्राइब हाउ यू विल एनालाइज द कोरिलेट, हाउ यू विल एनालाइसिस द डेटा, कलेक्टेड डेटा, क्वांटिटेटिव कोडिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, एक्सप्लेन विद दिस techniques and appropriate for your research, very important. And also their validity and reliability is the important. Discuss the measures, discuss the also you tell the validity, accuracy and also there the relevance होना चाहिए, जो मैंने बार बार बोला। And रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा इंटरपोलेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। रिसर्च मेथोडोलॉजी में डाटा इंटरप्रिटेशन में आप क्या लिखेंगे, कैसे करेंगे, इसको मैं बताना चाहूँगा कि ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ यू विल इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ योर डाटा एनालिसिस। आपका जो डाटा, आपका जो टेबल बनेगा, क्वेश्चनर किस लिए बनता है? टेबुलेशन के लिए। टेबुलेशन मतलब टेबल बनेगा, टेबल बनेगा उसके बाद एक्सप्लेन होगा और उस एक्सप्लेनेशन में आपको सिस्टमेटिक लिखना होगा। तो क्वेश्चनर बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे आपका ब्रीफ एक्सप्लेन हाउ यू विल इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ योर डेटा एनालिसिस एंड रिलेटेड योर इंटरप्रिटेशन टू द रिजल्ट टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड लिटरेचर ऑल्सो। एंड लिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिमिटेशन है आपके रिसर्च में? एक्नॉलेज एनी लिमिटेशन ऑफ योर चूजन द मेथोडोलॉजी and also discuss the potential factor and that could affect the reliability generalization of your findings। and this is very personal and role यहाँ पे जो है कि आप क्या करने जा रहे हैं आपके टाइटल को, वो चीज़ सबसे बड़ी बात है। आपके टाइटल रिलेटेड होगी वो चीज़, ठीक है। सॉफ्टवेयर या टूल्स के इस्तेमाल है, किसी एप्लीकेशन के इस्तेमाल है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस SPSS का इस्तेमाल है, तो आप यहाँ पे बोलिए भाई में आपको पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कि लिटरेचर रिव्यू को लेके, हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू इन रिसर्च प्रपोजल। जो मैंने बोलने जा रहा हूँ कि रिसर्च प्रपोजल में लिटरेचर रिव्यू कितना इंपॉर्टेंस है, हम किस तरह इसको प्रेजेंट करें। तो मैंने शुरू में शॉर्ट में बोला था कि 2 प्रकार में रखिए, नेशनल इंटरनेशनल रिव्यू। नेशनल ऑथर्स जो हमारे इंडिया के ऑथर्स ने लिखा आपके टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए, और इंटरनेशनल ऑथर जो आपके टॉपिक रिलेटेड लिखा। 4 लीजिए, टोटल 8 लिटरेचर रिव्यू आप डालिए, 5 लाइन लिखिए। क्लियर? मान लीजिए मेरा ही कोई रेफरेंस ले रहे हैं तो आप लिखेंगे गुड़िया नरेंद्र एन, उसके बाद आपका साल और दे के उसके बाद लिखिए कि क्या चीज़ आप उसको ले रहा है, 4 लाइन आप लिख दीजिए। या कुछ ले रहा है कि आपका सिंह एस साल 2020 क्या चीज़ ले रहे हैं उसको लिखिए आप 4 लाइन में। इस तरह आपको पैरा बाई पैरा लिखना है, स्टेंजर टैब का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे डिफाइन द स्कोप, बेसिकली यहाँ पे रिसर्च जो आपका प्रपोजल में लिटरेचर रिव्यू है, हम उस राइटिंग के स्कोप को लिखेंगे। आपके टाइटल बराबर जो स्कोप है उसको हम उस ऑथर से हम लेंगे। रिसर्च एंड कलेक्टेड सोर्स जो है उसको हम हाईलाइट करेंगे। जो मैंने बोला, कहाँ से आपको ये लिटरेचर मिला, कौन है उसका ऑथर, कौन से साल में उन्होंने लिखा, क्या टाइटल था उनका, क्या उन्होंने बताया, ये जो चीज़ है आपको डिटेल देना है। एंड कलेक्ट द डाइवर्स रेंज इन द सोर्स, ये आपको देना है। समराइज सोर्स करना है, उस सोर्स को आप समराइज कीजिए, छोटा फॉर्म कीजिए। एंड आइडेंटिफाई गैप एंड ट्रेंड, आपको आइडेंटिफाई करना है क्या गैप है। एंड एस्टैब्लिश द थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, आप एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क को वहाँ पे एस्टैब्लिश करना है, जो मैंने बार बार बोल रहा था। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क वहाँ पे एक एस्टैब्लिश करना है। एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन, रिसर्च जो लिटरेचर रिव्यू में ऑथर ने क्या क्रिटिकल इवैल्यूएशन दिया है उस टाइटल में, उसको आइडेंटिफाई एंड बेसिस द एजम्पशन प्रेजेंट रिव्यू ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइटल। ओके, ये चीज़ आपको समराइज करके लिखना है, समराइज करके लिखना है, ठीक है। और लास्ट में एक टिप्स बताऊंगा, समराइज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है। वो जो लोग बने रहेंगे लाइव में पूरा, उसी को ये चीज़ हम सीक्रेट चीज़ बताएंगे। क्लियर? कैसे हम एक पन्ना का जो चीज़ है उसको समराइज करके हम ओनली 20 लाइन में रख सकते हैं, वो भी एक टिप्स है, हम बताएंगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव, जो आपका लिटरेचर रिव्यू में जिनका भी ले रहे हैं, किसी लिटरेचर रिव्यू में आप ऑब्जेक्टिव को ले सकते हैं आपके रिलेवेंट टॉपिक के साथ। क्लियर? आप उसको स्ट्रक्चर को ले सकते हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन जो आपका ऑर्गेनाइज योर लिटरेचर रिव्यू लॉजिकली and either they are at the thematically, either the chronologically, either the use the clear heading and sub heading also। आप उसको क्लियर लिखिए, लिटरेचर रिव्यू एकदम क्लियर होना चाहिए। और अगर क्लियर नहीं होगी तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस होगी कि हमने क्या लिख रहा है और क्या समझ रहा है, क्या लिटरेचर रिव्यू है। तो आपके टाइटल रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम जो बोलने जा रहे हैं लिटरेचर रिव्यू में, जो कि आपको क्या क्या होना चाहिए, कि लिटरेचर रिव्यू में आपको एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है कि आपका ऑथर नेम, पहले सार नेम लिखेंगे, फिर नेम शॉर्ट में जो भी सिंह एस ब्रैकेट में साल, क्या चीज़ उन्होंने बताया, उस बताने का तरीका क्या है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्टिव, कॉन्क्रीट हाईलाइट, कॉन्क्रीट थॉट्स, कॉन्क्रीट रिजल्ट को आप 4 लाइन लेंगे, जो नेशनल लेंगे, इंटरनेशनल लेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ जो है आपको मैंने बताया।
नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे मैंने रखा, क्योंकि एक मैं सिस्टमेटिक बोलने के लिए यहाँ पे मैंने सेट करके भी रखा हूँ, नहीं तो मेरा इधर उधर फटकते रहेंगे। तो एक फॉर्मेट ऑफ लिटरेचर रिव्यू बेसिकली आपको जो रखना है, जो मैंने बोला अभी कि उसके डिटेल्स जानकारी हमें देना चाहिए, और ये चीज़ आपके सिस्टमेटिकली आपको लिखना होगा। नेक्स्ट मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, आपने लिटरेचर रिव्यू किसको ले किसको ना ले। बोले सर कौन सा लिटरेचर रिव्यू बेस्ट होते हैं। देखिए आज के दिन में अच्छा साइटेशन वाला जर्नल, अच्छा साइटेशन वाला जर्नल के लिटरेचर रिव्यू को आप लीजिए, ताकि जो पीएचडी भाईबा ले रहे हैं वो प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो अच्छा जर्नल के साइटेशन ऑथर के नाम और रिलेवेंट जो आपने यूज कर रहे हैं वो उनको भी पता होता है, उनको लगेगा ये सही लिटरेचर रिव्यू लिया है। तो हमेशा आप कोशिश कीजिए अच्छा साइटेशन के जर्नल जो आपके विषय संबंधित हो, जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड हो, जो आपके टाइटल रिलेटेड हो, जो आपके ऑब्जेक्टिव रिलेटेड हो, जो आपके फाइंडिंग्स रिलेटेड हो। क्लियर, जो मैंने शॉर्ट में बोला। नेक्स्ट जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ रखना है कि रेफरेंस, जो हमने रिसर्च प्रपोजल में लास्ट में रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, हमने अगर कुछ रेफरेंस का यूज किए तब हम यूज करेंगे। लिटरेचर रिव्यू अगर थीसिस में इंपॉर्टेंट है, जब आप थीसिस राइटिंग करते हैं, इन लोग मेरे ख्याल से बहुत लोग जो आफ्टर ड्यूरिंग पीएचडी चल रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं मेरे लाइव, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कि आपके रेफरेंस और जो प्रपोजल लिख रहे हैं आपके रेफरेंस किस तरह लिखना चाहिए। देखिए एपीए जो फॉर्मेट है, एपीए फॉर्मेट के रेफरेंस लिखने का तरीका क्या है कि बुक अगर होंगे, किसी भी किताब से आप रेफरेंस जनरेट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए ऑथर नेम और सरनेम, फिर ईयर, फिर डॉट, फिर टाइटल ऑफ बुक, पर्टिकुलर जो थीम आपने लेना चाह रहे हैं उसका अगर होगा तो वो चीज़, पब्लिशर का नाम, साल, कहाँ का है, तो ये चीज़ आपका सीक्वेंस में लिखना है। अगर आप जर्नल ले रहे हैं रेफरेंस में तो क्या लिखना है, आपका ऑथर्स नेम लिखना है, ईयर लिखना है, टाइटल ऑफ आर्टिकल लिखना है, टाइटल ऑफ जर्नल नेम लिखना है, वॉल्यूम नंबर लिखना है, ISN नंबर अगर पता है उसको भी डाल दीजिए, पेज नंबर अगर पता है तो PP लिख के आप लिख दीजिए 70 to 70, 80 to 80। क्लियर। अगर आप वेबसाइट से ले रहे हैं रेफरेंस तो क्या लिखेंगे, आपका ऑथर्स नेम, ईयर, टाइटल ऑफ आर्टिकल, टाइटल ऑफ वेबसाइट, उसका URL को भी पेस्ट कर देंगे। अगर आप किसी वेब पेज से ऑथर को ले रहे हैं तो टाइटल ऑफ वेब पेज, ईयर, टाइटल ऑफ वेबसाइट, URL। अगर आप ऑनलाइन सोर्सेस किसी कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, ऑनलाइन सोर्स के लिए ऑथर नेम, ईयर, टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट और URL। तो ये देखो मैं सिस्टमेटिक बोला कि रेफरेंस में हम क्या क्या चीज़ ले सकते हैं। एक है बुक्स, दूसरा है जर्नल, तीसरा है वेबसाइट, तीसरा वेब पेज, ऑनलाइन सोर्स, और ये जो आपका टेक्स्ट की साइटेशन के वो आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ को आपको मेंशन करना होगा। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ कि रिसर्च में आउटकम को कैसे लिखें। रिसर्च में हाउ टू डिफाइन द आउटकम ऑफ एनी रिसर्च, व्हाट इज द मेन स्टेप। हम थोड़ा सा इसमें स्टेप वाइज बताएंगे कि आउटकम को हमें क्या क्या चीज़ आउटकम में बताना चाहिए, वो कहाँ से आ रही हैं। आपने रिसर्च को मेरे साथ आप को रिलेट कीजिए ताकि आपको भी यहाँ पे पता चलेगा और आप भी समझ में आएगा कि यहाँ पे आपका रिसर्च आउटकम में क्या चीज़ होना चाहिए। देखिए अंडरस्टैंड योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव, आपके जो आउटलाइन है आपका ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करके लिखना है। क्लैरिफाई, अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव of your research and what are you trying to achieve, and analyze your data, and after conducting the research thoroughly analyze the data you have collect, identify the pattern, identify the trend, identify the correlation and also their analysis, and identify the key findings of your research, and identify the most significant findings and categorize outcome, इसको आप कैटेगराइज कीजिए। एंड क्वांटिटिव आउटकम, क्वांटिटिव आउटकम में क्या है कि इफ़ यू रिसर्च इन्वॉल्व द क्वांटिटिव डेटा, प्रेजेंट द न्यूमेरिकल रिजल्ट, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ का डिटेल्स आपको देना होगा।
एंड क्वालिटेटिव आउटकम अगर लिखेंगे तो क्वालिटेटिव आउटकम में क्या चीज़ होना चाहिए कि इफ़ योर रिसर्च इन्वॉल्व द क्वालिटेटिव डेटा प्रेजेंट की थीम पैटर्न एंड ऑल्सो देयर आर द एंड इनसाइड द इमर्ज फ्रॉम योर एनालिसिस, उसको भी हाईलाइट कीजिए। एंड लिंक टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव, हमेशा आउटकम लिखते समय ध्यान में रखें कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव को आपको हाईलाइट करना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव को आपको हाईलाइट करना है ताकि आप अच्छा से कुछ भी चीज़ को अच्छा से आप एक्सप्लेन कर सके। ये चीज़ मैंने बार बार बोला। एंड डिस्कस देयर आर द थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस, आपका जो थियोरेटिकल एनालिसिस है उसको सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन द थियोरेटिकल implication of your outcome, do they change their existing theories and also the confirm hypothesis, ये चीज़ को हाईलाइट करना है। एंड डिस्कस द लिमिटेशन, आपको लिमिटेशन को डिस्कस करना है और यहाँ पे भाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा व्हाट इज़ द रिसर्च गैप क्या है। ये भाइवा में आपको पूछा जा सकता है कि आपका रिसर्च के गैप क्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। बेसिकली रिसर्च गैप जो है अनआंसर क्वेश्चन, इसमें कई लोग क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं कि मेरा रिसर्च का क्या गैप है। देखिए आपका रिसर्च गैप बेसिकली अराइज व्हेन देयर आर द अनआंसर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिला, दैट इज द रिसर्च गैप। और अनरिजर्व द इशू विद इन द रिलेवेंट फील्ड, रिलेवेंट टॉपिक, this question may stem from the contradictory finding, limited study and new development। जो क्वेश्चनर आपने रेडी किया उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला, दैट इज द रिसर्च गैप। एंड लिमिटेशन एग्जिस्टिंग रिसर्च, अर्थात इट ऑकर व्हेन द एग्जिस्टिंग रिसर्च लैक कॉम्प्रिहेंसिव एंड कवरेज थ्रू इन्वेस्टिगेशन ए पार्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ए टॉपिक। एंड कंट्रोडक्टरी फाइंडिंग्स, इसमें भी रिसर्च गैप देखने को मिलती है कि when the different study produce conflicting result and conclusion, it can indicate need to clarify the reason for the description। तो ये आपको हाईलाइट करना होगा। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ रखा था चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट। जो चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली ये रिसर्च गैप कैन emerge due to change in the socio-political and economic and also technological landscape एंड जिसमें दैट रिक्वायर्ड रिलेवेंट इन द न्यू पर्सपेक्टिव। तो ये आपका रिसर्च गैप जो है इस तरह आपको बताना पड़ेगा। और इसको अगर भाइबा में पूछते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग रिसर्च गैप इज एसेंशियल बिकॉज इट सेफर टू द फाउंडेशन फॉर द रेशनल ऑफ ए न्यू रिसर्च एंड स्टडी एंड रिसर्चर एम टू फिल दिस गैप by the designing the study that provide fresh insight, novel methodology, update perspectives and gap of the questionnaire। and जिस क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं मिला दैट इज द रिसर्च गैप। तो इसको आपको हाईलाइट करना है, इसको आपको लिखना है। मैं हाउ टू क्रिएट द क्वेश्चनर, बेसिकली ये जो क्वेश्चनर है हम कैसे क्रिएट करेंगे, मेरा अलग सेपरेट वीडियो है क्वेश्चनर में। जिन लोग नया हैं ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में जाए, लोगों में टच करे, प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे पीएचडी गाइडलाइन में जाए, थंबनेल को स्क्रॉल करें, आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चनर को हम किस तरह बनाएं, डिफाइन योर क्वेश्चनर रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो है, क्लैरिफाई आउटकम गोल ऑब्जेक्टिव, इसको आपको देखना है। पहला नंबर आइडेंटिफाई वेरिएबल, आप क्या आइडेंटिफाई वेरिएबल कर रहे हैं एंड डिटरमाइन द की वेरिएबल एंड कॉन्सेप्ट यू वांट टू मेजर एक्सप्लोर थ्रू योर क्वेश्चनर। एंड ऑल्सो चूज क्वेश्चनर टाइप्स, क्वेश्चनर टाइप्स किस तरह होना चाहिए, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टाइप्स, दे आर द मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं कि ये है आप किस तरह, आप स्ट्रांगली एग्री हो, डिसएग्री हो, आप नॉट एग्री हो, इस तरह मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं क्वेश्चनर में। या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपका डेवलप क्वेश्चनर में क्या क्या, जैसे कि स्टार्ट विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका पर्पस, रिसर्च के पर्पस को हाईलाइट करते हुए क्या क्या चीज़ आ रही हैं, रिसर्च के डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को देखते हुए क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, सोशल साइंस रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चनर बॉडी में ऑर्गेनाइज क्वेश्चन, देयर आर द लोकली
chronological, area wise, and also key age question, focus the specific concept, and close ended question क्या होते हैं. Use the clear coincide the answer option and prefer not to answer. बेसिकली ऑप्शन जनरेट कीजिए, 4 ऑप्शन दीजिए, उसमें से उन्होंने किस में टिक लगा रहे हैं. तो इस तरह आप क्वेश्चनर को बनाइए और कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन रखिए. प्रोवाइड द क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर द रिस्पॉन्स लेंथ. जो जिन लोग पीएचडी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्वेश्चनर रेडी करना, क्योंकि प्रपोजल जब बनाएंगे उतना क्वेश्चनर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वाइवा के लिए पूछ सकते हैं. तो पीएचडी जिन लोग कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर एंड फ्लो को मेंटेन करना है, टेस्टिंग पायलटिंग जो स्टडी है, एंड ऑल्सो देयर आर द फाइनलाइज बेसिकली फीडबैक. जो अपने एरिया में जा रहे हैं उस एरिया से फीडबैक लीजिए, कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग किस में सहमत है, किस में नहीं है. ये सारी जो क्वेश्चनर में दो आपको बनाना है. तो साम अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है साम वाइवा, इंटरव्यू फॉर पीएचडी एडमिशन. जब आप वाइवा फेस करेंगे उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या चीज़ आपको याद रख के जाना होगा. नंबर 1 बैकग्राउंड एंड मोटिवेशन. जो आपको मैं बताना जा रहा हूँ, आपके रिसर्च के बैकग्राउंड क्या है याद रख के जाइए. व्हाट इज़ द मोटिवेट यू टू परस्यू द पीएचडी इन द फास्ट फील्ड. इस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कैन यू प्रोवाइड ए ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर एकेडमिक, ऑफ योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड. आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड आप बोल सकते हैं या आपको पूछ सकते हैं. तो आप जब सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे उसी टाइम आप बोल दीजिए कि मैंने लास्ट ईयर 2 बार नेट क्वालिफाइड, मैंने जेआरएफ क्वालिफाइड मैंने किया, वर्तमान में पीएचडी के लिए इसमें अप्लाई कर रहा हूँ. तो आपका शॉर्ट टाइम में ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपको आ जाएगा. मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च डिजाइन से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल से पूछ सकते हैं. जैसे एक्सप्लेन द रिसर्च प्रॉब्लम यू इंटेंड टू एड्रेस इन द पीएचडी रिसर्च. हाउ डज योर प्रपोजल रिसर्च कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग लिटरेचर. व्हाट आर द स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट आर द मेथोडोलॉजी. व्हाट रिसर्च मेथोडोलॉजी डू यू प्लान एंड व्हाई डू यू चूज दिस पर्टिकुलर रिसर्च मेथोडोलॉजी and how do you plan to collect and analyze your research data. ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नेक्स्ट पूछ सकते हैं रिलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस. उससे रिलेटेड कि व्हाई इज योर प्रपोजल रिसर्च इंपॉर्टेंट, रिलेवेंट टू योर फील्ड. और पूछ सकते हैं भाईवा में हाउ कंडक्ट द फाइंडिंग ऑफ योर रिसर्च इम्पैक्ट एकेडमिक, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी. आपका रिसर्च किस में इम्पैक्ट करेगा. और लिटरेचर रिव्यू से आपको पूछ सकते हैं कैन यू समराइज योर लिटरेचर रिव्यू. आपको पूछ सकते हैं आपने जो लिटरेचर रिव्यू दी है उसको समराइज कर सकते हैं क्या. तो आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर द मेन गैप ऑफ योर रिसर्च. आपके रिसर्च के मेन गैप क्या है. तो मैंने बोला रिसर्च गैप के टाइम डिटेल जिन लोग पहले से जुड़े हैं लाइव सेशन में कि जिस क्वेश्चनर का हमने जवाब नहीं मिलते वो रिसर्च गैप है, और हमें इस जगह में हमें रिसर्च गैप मिला. जो आपको आपके थीम में जो चीज़ आपको मिल नहीं रहा है वो रिसर्च गैप है. एक्सपेक्टेड चैलेंजेस के ऊपर आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट चैलेंजेस डू यू एंटिसिपेट इन कंट्रीब्यूट ऑफ योर रिसर्च. आपको पूछ सकते हैं हाउ डू यू प्लान टू ओवरकम दिस चैलेंजेस. आपको पूछ सकते हैं एथिकल कंसिडरेशन के ऊपर, जैसे कि आर देयर एनी एथिकल कंसिडरेशन एसोसिएटेड विद योर रिसर्च एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ योर रिसर्च. व्हाट इज द डाटा कलेक्शन मेथड ऑफ योर रिसर्च एंड ऑल्सो इनडायरेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी एस्पेक्ट आपको पूछ सकते हैं सब्जेक्ट से. एंड ऑल्सो रिसर्च प्लान पूछ सकते हैं व्हाट इज योर रिसर्च प्लान एंड कैन यू प्रोवाइड एनी आउटलाइन योर रिसर्च प्लान एंड व्हाट आर द मेजर माइलस्टोन एंड डेडलाइन ऑफ योर रिसर्च टाइम. आप कितने समय लेंगे इस रिसर्च को कंप्लीट करने में. तो उसमें आपको जवाब देना चाहिए कि सर मैं इसको करूँगा, कर लेंगे टाइम नहीं बोलेंगे, हम करूँगा इसको ड्यूरिंग इतना, ऐसा करके. तो यहाँ पे क्वेश्चनर अबाउट द स्पेसिफिक डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च प्रपोजल, फील्ड, एक्सपेक्टेड आउटकम, सोशल बेनिफिट, थियोरिटिकल मेथड्स, टेक्निक्स, रिलेवेंस योर टॉपिक. ये सारी चीज़ को आपको देख के जाना है भाइबा देने जब जाएंगे. एंड ऑल्सो एक्सप्लेन, मैं जो बोला इसमें आपका बहुत ही ये 12 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सजेशन है मेरा जो आपको पूछ सकते हैं. ध्यान से सुनेंगे. पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज द सेंट्रल रिसर्च प्रॉब्लम ऑफ योर रिसर्च टाइटल. हाउ डज योर प्रपोज्ड research contribute to the field. Explain your chosen research methodology briefly. Explain your chosen research methodology and what are the primary objective of your research. What are the main gap of your existing literature. Can you describe the relevance of your research to real world application. How do you plan to collect
and analyzes your research data, and what challenge do you anticipate in your research? How have you academic experiments prepared your PhD program? And पूछ सकते हैं can you summarize the key finding of your literature review, and what is the potential impact do you force from your research findings, and also what is the expected timeline of your research जो मैंने बोला, and how do you plan address potential limitation of your study area, और आपने इस टॉपिक क्यों चुना, अर्थात आपको ऑब्जेक्टिव को बताना होगा। देखिए कई बार नेगेटिव क्वेश्चन आपको घूम के पूछ सकते हैं, आपने क्यों चुना, क्यों आपको अच्छा लगा, तो सब चीज़ वो ऑब्जेक्टिव है। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को अच्छा से याद रखिए और पूछ सकते हैं हाउ डू यू प्लान टू एड्रेस पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी, और आपके रिसर्च प्रपोजल के आप समराइज कर सकते हैं क्या, ऐसा पूछ सकते हैं। अर्थात आपने जो प्रपोजल बनाया उसको आप समराइज कीजिए, अर्थात आपको बताना होगा क्या आप इंट्रोडक्शन में बोल रहे हैं, क्या आप ऑब्जेक्टिव में बोल रहे हैं, क्या आप डाटा मेथोडोलॉजी में बोल रहे हैं। मेथोडोलॉजी के अंदर डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसको आपको पूछेंगे। डाटा कलेक्शन मेथड्स को पूछेंगे, क्वेश्चनर कैसे बनाएंगे उसको पूछेंगे। दूसरी चीज़ आपको पूछ सकते हैं आपने क्यों चुना इस टॉपिक। तो ये जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ इसको अच्छा से तैयारी कीजिए। आप जो रिसर्च प्रपोजल टाइटल को लिए उस टाइटल को आप सोचिए बार बार, तो आपको सारी आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रिसर्च एरिया क्या है। आपको पूछ सकते हैं कि हाउ डू आई एक्सप्लेन, हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे रिसर्च एरिया को, आप खुद कैसे बोल पाएंगे अपना रिसर्च एरिया को, आपके रिसर्च एरिया क्या है। तो यहाँ पे आपको किस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, रिसर्च एरिया को बताना है तो आपको इंट्रोडक्शन को ध्यान में रखना होगा। स्टार्ट विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, आप जो इंट्रोडक्शन प्रोवाइड किए हैं, जो इंट्रोडक्शन लिखे हैं उसको बोलना होगा। आइडेंटिफाई द ब्रॉड थीम को बोलना होगा। क्लियरली स्टेट द ब्रॉड थीम एंड फील्ड ऑफ रिसर्च यू आर इंटरेस्ट, जो आप इंटरेस्ट है रिसर्च का उसका बोलिए। एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी, जो भी आप स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, एंड स्पेसिफिक द सब फील्ड को बोलिए। हाईलाइट द रिसर्च प्रॉब्लम को बोलिए। डिस्कस द डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट अप्रोचेस को बोलिए। एंड ये जो आपको बोलना है और थोड़ा सा स्माइल के साथ बोलना है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। पीएचडी भाई में आप बैठे रहेंगे, आपके सामने 8 प्रोफेसर, 4 प्रोफेसर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, बोर्ड ऑफ स्टडी, डीन, वो सारे लोग बैठे रहेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हमेशा जिस यूनिवर्सिटी के भाइवा देने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के सर लोगों के बारे में डिटेल वेबसाइट में सर्च कर लो, कौन सी सर मैडम किस में इंटरेस्टेड है। कोई अगर जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है रिसर्च एरिया, आप कोशिश कीजिए उस फील्ड का प्रपोजल बनाने का कोशिश कीजिए और न्यू रिसर्च, न्यू आइडिया और ट्रेंडिंग टॉपिक को लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपका प्रपोजल वन टाइम में सिलेक्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट मैं बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे आपके रिसर्च के व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम, जो कि ये बहुत बड़ा सवाल है। हर एक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी को पूछा जाता है आपके रिसर्च के क्या प्रॉब्लम हैं, व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम, तो उसको आप बोलिए। तो आप इसको पॉइंट करके बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट द सेंट्रल फोकस प्रॉब्लम, सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम, गैप इन द नॉलेज प्रॉब्लम, स्पेसिफिक प्रॉब्लम एंड रिसर्चेबल, जिसमें आपका सेंट्रल फोकस में क्या प्रॉब्लम है कि दिस रिसर्च प्रॉब्लम इज द कोर इशू एंड क्वेश्चन दैट यूर स्टडी एम, आपका जो एम है उसको आप बताइए। आपका जो सिग्निफिकेंस है आप सिग्निफिकेंस को बताइए जो प्रॉब्लम आ रही है। हाईलाइट द व्हाई द इशू, इंपॉर्टेंस एंड और द इन्वेस्टिगेशन एंड गैप इन नॉलेज, अर्थात इट रिफ्लेक्ट गैप और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द करेंट लिटरेचर एग्जिस्टिंग रिसर्च, इसको आप हाईलाइट कीजिए। एंड रिलेवेंस जो है आपके टॉपिक में रिलेवेंस इवेंट या कुछ हो रही है उसको आप हाईलाइट कीजिए। एंड इट इज़ द क्वेश्चन और इशू दैट कैन एक्सप्लोर एनालाइज, आपको प्रॉब्लम को इस तरह अच्छे से प्रेजेंट करना होगा। एंड स्पेसिफिक द स्कोप ओरिएंटेड प्रॉब्लम, स्कोप ओरिएंटेड प्रॉब्लम क्या होते हैं कि सेट ऑफ द स्कोप ऑफ योर स्टडी ऑफ योर डिटरमाइंग व्हाट यू विल एंड वांट एड्रेस, आप जो एड्रेस करने जा रहे हैं, आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसके जो स्कोप ओरिएंटेड प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट कीजिए। दैट इज़ द इंटेक्चुअल होगी और अच्छा होगी। और हमेशा
जो क्लियरिटी है, आपका ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखना है। और मैंने ऑब्जेक्टिव कैसे लिखे, सारी चीज़ जो लोग शुरू से लाइव से जुड़े हैं बोल चुका हूँ, जो लाइव में पीछे जुड़े हैं, लेट में जुड़े हैं, अपलोड के बाद ज़रूर एक बार देख ले ताकि आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट लास्ट टाइम जो बताने जा रहा हूँ, हाउ कैन आई सिलेक्ट द रिसर्च टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है अभी जो बोलने जा रहा हूँ कि मैं सर एक रिसर्च टॉपिक कैसे हम चुन ले, क्या क्या चीज़ में ध्यान में रखते हुए मैं एक रिसर्च टॉपिक को ले सकता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली सिलेक्टिंग रिसर्च टॉपिक, इस टॉपिक बेसिकली क्यूरिशियल डिसीजन, एक क्यूरिशियल होते हैं कि हम क्या ले, एंड स्टेप बाय स्टेप गाइड टू हेल्प, कौन गाइड करेगा। तो आप टॉपिक आप खुद चॉइस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, उस टॉपिक में रिफ्लेक्शन होना चाहिए, उस टॉपिक को लीजिए। कंसिडर योर इंटरेस्ट एंड पैशन एंड क्यूरिसिटी, जिसमें आपका क्यूरिसिटी है, जिसमें आपका क्वेश्चन है, वही आपका रिसर्च टॉपिक देगा। बैकग्राउंड रिसर्च को देखिए क्या है, कंडक्ट द प्रिलिमिनरी रिसर्च, अंडरस्टैंड करेंट ट्रेंड गैप, डेटाबेस क्या है उसको देखिए। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, बेसिकली मेक ए लिस्ट द पोटेंशियल रिसर्च एरिया, आप कुछ लिस्ट बनाइए, आपको किससे किसका अच्छा लगता है, कौन कौन एरिया अच्छा लगता है, तो फिर आपको टाइटल जो है सिलेक्ट हो जाएगा। एंड डिफाइन द स्कोप, आपका रिसर्च टाइटल के नैरो डाउन योर आइडिया टू मैनिपुलेट स्कोप एंड अवॉइड द टॉपिक दैट आर ओवरलैप। ऐसा टॉपिक ना चुने जो ओवरलैप हो, अर्थात आपको शोध गंगोत्री में सर्च करें अपना टॉपिक क्या उसमें काम हो रहा है तो दिख जाएगा वहाँ पे कि इस टॉपिक में काम हो रहा है, तो उस टॉपिक मत लीजिए। आप जिस टॉपिक में काम नहीं हो रहा है उस टॉपिक को आपको सिलेक्ट करना है, रीराइट नहीं होना चाहिए। एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होगी, आप जो टाइटल सोच रहे हैं, क्लियरिटी डिफाइन व्हाट यू एम टू अचीव थ्रू योर रिसर्च एंड व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्लोर, व्हाट डू यू स्टैंड, व्हाट डू यू एनालाइज, व्हाट डू यू डिस्कवर, ये चीज़ बहुत बड़ा ज़रूरी है। एंड रिलेवेंट सिग्निफिकेंस एंड इवेलुएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ योर टॉपिक एंड कंट्रीब्यूट योर फील्ड एंड ऑल्सो रिलेवेंट योर करेंट स्टडी, तब जाके हम टाइटल चूज कर सकते हैं। तो एंड वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। और हम जैसे टाइटल को सोच लिए उसके बाद जो काम होगी लिटरेचर रिव्यू को ढूंढना, जो मैंने बार बार बोला कि आप लोग टाइटल के बाद ही लिखना शुरू कर देते, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मेथोडोलॉजी लिखेंगे। अरे भाई जो टाइटल आपने सोचे हैं उस टाइटल को कभी सर्च किए, आप उसको सर्च कीजिए, आप उसको पायलट स्टडी कीजिए, कितने लोग उसमें काम किए, क्या उसका हुआ है, क्या उसमें नहीं हुआ है, तब आप टाइटल को फाइंड कीजिए, टाइटल को ओके कीजिए। नहीं तो आप टाइटल ले लिए, उसमें हज़ारों लोग काम किए हैं और आपने प्रपोजल में प्रेजेंटेशन दे रहा है, सर मैं यही करूँगा वही करूँगा, और सामने भाईवा लेने वाले जो है उनको पता है अरे यार पुराना रिसर्च है यार, इसमें सब लोग कर डाले हैं, कुछ नया कुछ बताओ। क्लियर। तो ये चीज़ आपको नया तब आएगा आपके मन में जब आप लिटरेचर रिव्यू देखेंगे, जब आप लाइब्रेरी विजिट करेंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटी एरिया में सब बड़े बड़े लाइब्रेरी हैं, उसमें विजिट कीजिए, आपके टाइटल में क्या क्या चीज़ दिख रहा है। या शोध गंगा में देखिए, शोध गंगोत्री में देखिए, सारी लिटरेचर रिव्यू आजकल तो कर लो दुनिया मुट्ठी में टाइप है। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम ये बताने जा रहे हैं कि सारी दुनिया आपके हाथ में है, सिर्फ आपको यूज करना पता होना चाहिए कि किसको हम किस तरह यूज करें। अगर यूज करना पता नहीं है तो आप लिटरेचर रिव्यू आप ढूंढ नहीं पाएंगे, ज़िंदगी भर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। मैंने सारी चीज़ बोल चुका हूँ। जिन लोग लाइव में पहले से जुड़े हैं और जिन लोग लास्ट में जुड़े हैं ज़रूर एक बार देख ले अपलोड लाइव एंड के बाद। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योर योर टॉपिक हैज़ रूम फॉर एडाप्टेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी एज योर डेवलप डीपर। आप लोग थिंकिंग डेवलप करना है, नॉलेज को डेवलप करना है। टाइटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाइटल सिलेक्शन, जिन लोग जियोग्राफी में पीएचडी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, मेरे ऑलरेडी बहुत सारा टाइटल सिलेक्टेड वीडियो है, आप उस टाइटल को भी ले सकते हैं। और आपको पूछ सकते हैं भाई में व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस क्या है, और आपके रिसर्च की इम्पॉर्टेंस को बताना होगा। और आपको बॉडी लैंग्वेज, जो इंटरव्यू में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट। अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि इंटरव्यू के समय आपको क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या चीज़ नहीं करना है। जैसे इंटरव्यू के समय आपको हमेशा आई टू आई कांटेक्ट बात करना है।
आपको आई टू आई कांटेक्ट बात करना है, चारों तरफ जैसे बैठे रहते हैं 7 से 8 लोग, चारों तरफ देखते हुए बताना है, ये चीज़ को ध्यान में रखें। चारों तरफ देखते हुए बताना है, मुंडी कभी नीचे नहीं करना है, क्लियर। ये जो हेड है, हेड को डाउन नहीं करना है, हमेशा स्ट्रेट बैठना है और सीधा बैठना है, हाथ को सामने रखते हुए, ठीक है। और पहले जब आप दरवाज़ा खोलेंगे, मे आई कम इन सर, और उन्होंने बोलेंगे यस कमिंग, आप जाएंगे, सीधा चेयर में आप जाके नहीं बैठेंगे, आपको बोलेंगे आप बैठिए तो आप बैठिए, आपको जो बोला जाएगा उसी हिसाब से चलना है, क्लियर। और क्वेश्चन एक पूछ दिए फिर दूसरा पूछ दिए, आप घबराना नहीं है, एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर दूसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सबको देखते हुए आंसर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट मैं लाइव सेशन में बोला हूँ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुड बॉडी लैंग्वेज कन्वे द कॉन्फिडेंस। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, अच्छा तब होगी जब आपके अंदर नॉलेज का कॉन्फिडेंस होगी। अगर आपको पता नहीं है तो आप डर जाएंगे कि भाई क्या पूछने वाले हैं, तो ये चीज़ जो ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस। और तीसरा है एंगेजमेंट, बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द रिफ्लेक्ट योर लेवल एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट। आप जो दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, सामने वाले के साथ स्माइल के साथ बात करें और उसमें इंटरेस्ट दिखाए, एंगेजमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनलिज्म रखना है कि यू आर एज ए रिसर्च स्कॉलर, आप पीएचडी करने वाले हो, आपके बातों में एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। एंड पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रखना है, डिमोस्ट्रेट प्रोफेशनलिज्म, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट देता है आपका प्रेजेंटेशन में। जैसे डीयू पीएचडी चल रहा है, बीएचयू पीएचडी चल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पीएचडी चल रहा है हरियाणा में, तो ये सारी जगह में जो भाइवा होगी आपको प्रोफेशनलिज्म देखा जाएगा, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप ऐसा कम्युनिकेशन कीजिए जो लैंग्वेज अच्छा लगता है। अगर आप इंग्लिश में अच्छा है तो आप कोशिश कीजिए इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने का, भाइवा देने का। अगर आपको हिंदी में पूछ रहा है तो हिंदी में जवाब दीजिए। अगर आप हिंदी में बोलने में हिचकिचाते हैं तो इंग्लिश में बोलिए। इंग्लिश आपको नहीं है फ्लोरेंस, आप हिंदी में आप बोलिए। जो आपको लैंग्वेज में आपका बेसिकली हिंदी इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। रीजनल एरिया में रीजनल लैंग्वेज का थोड़ी प्रभाव है, जैसे बंगाल, उड़ीसा, आपका साउथ में तेलुगु, तमिल, बट इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इंग्लिश नेसेसरी है, आपको जानना होगा। आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला। और आपको मैंने जो टिप्स देने जा रहा हूँ वो है कनेक्शन, और साथ सबको कनेक्शन बनाए रखना, ठीक है। क्योंकि मैं भी जब भाइवा दे रहा था पीएचडी का, मैं फर्स्ट टाइम उसमें क्रैक किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब पीएचडी किया था, तो बहुत ही कॉन्फिडेंस आपको रखना है और आपको डरना नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन हो आप आंसर दे सके। तो टिप्स फॉर द पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का मैं टिप्स देने जा रहा हूँ कि आपका बॉडी लैंग्वेज आप अच्छा कैसे रख सकते हैं। तो पहला जो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप अपने टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बोलिए, दर्पण के सामने बार बार बोलिए अपने टॉपिक का, जो मैंने बोला, जो पहले इतना 1 घंटा से लाइव चल रहा है, जो बातें हमने की, तो प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस योर बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द मॉक इंटरव्यू जब होगी आपका, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। बॉडी गेस्चर बहुत ज़रूरी है। आप यूज़ द नॉर्मल गेस्चर, एम्फेसाइज पॉइंट, आप फॉर्मल शर्ट पहनिए, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, इसका इस्तेमाल कीजिए, ये आपको फ़ायदा मिलेगी। और दूसरी मैं बताना चाहूँगा, स्माइल रखना है। ए जेन्युइन, ए जीनियस जो नॉलेजेबल पर्सन है वो कभी ज़्यादा गुस्से में नहीं रहेंगे, स्माइल में रहेंगे। तो इसको आपको बरकरार रखना है। आई कांटेक्ट रखना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, अवॉइड करना है, मिनिमाइज द, जैसे कि मान लो आप बोलते बोलते कुछ टेबल में ऐसा कर रहा है, पैर को हिला रहा है और ज़्यादा मान लो हार्ड टाइम ऐसा कर रहा है तो ये सब बैड हैबिट को हटाना होगा, तो इसको ध्यान में रखना होगा। और आपको सुनना है ध्यान से, सामने वाले को क्वेश्चन जो है वो किस तरह आपको पूछ रहे हैं और हम किस तरह जवाब देंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। और आपके मन में अगर कुछ प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं कि सर मेरा इंटरव्यू के टाइम ये गलती हो जाता है, उस गलती को हम कैसे सुधारें। तो लाइव चैट ऑन है, आप सीधा लाइव चैट कर सकते हैं। मैं 1 घंटा से लाइव में आया था, आज 8 बजे से लाइव हो रहा था। सारी चीज़ ऑलरेडी मैं पहले बोल चुका हूँ सिस्टमेटिकली, और भाइवा के लिए भी मैं बोल चुका हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछेंगे। तो अगर मन में कुछ प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, सीधा आपको हम बता देंगे। क्योंकि आज के सेशन जो आज इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं
और आज के मेरा सेशन में पीएचडी प्रपोजल एक अच्छा किस तरह बनाया जाए और वाइवा में किस तरह प्रिपरेशन लिया जाए, वो सारी चीज़ आपको मैं बोल चुका हूँ। और उम्मीद है कि ये सेशन जिन्होंने कंप्लीट देखेंगे, कंप्लीट सुन लेंगे, तो आपके प्रपोजल में गलती नहीं होगी, आपके प्रपोजल एक प्रॉपर फॉर्मेट में होगा, कोई प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। ये चीज़ मैं गारंटी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके प्रपोजल 100% आपका पीएचडी के लिए आप एलिजिबल अगर हो तो आप भी सिलेक्ट भी हो जाओगे, क्योंकि बहुत हमारे देश में बहुत आपका क्या बोलेंगे हमारे देश में बहुत जीआरएफ है और नेट क्वालिफाइड है जिसको पीएचडी में चांस नहीं मिल रही हैं। ये बहुत दुख की बात है। कहीं ना कहीं प्रपोजल अच्छे से बनाइए और सीट बहुत कम है गाइस, मैं ये बताना चाहूँगा सीट जो है बहुत कम है, तो इसके लिए बड़ी समस्या हो रही है कि सीट कम होने के कारण हम लोग उसमें क्या हो रही है कि सीट कम होने के कारण जो है पीएचडी में चांस नहीं मिल रहा है, तो जिसके कारण हमारे विद्यार्थी जो है परेशान हो रहा है कि सर जब सीट अब कम है तो हमें किस तरह प्रिपरेशन लेना चाहिए। देखिए, जितना कम सीट हो लेकिन अच्छा अगर प्रिपरेशन है, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा से आपने प्रेजेंटेशन कर दिए तो आपको क्या है फ़ायदा होगी और आप वहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगे। जो चीज़ मैंने बोल रहा था कि एक प्रॉपर फॉर्मेट जो मैंने बताना जा रहा हूँ कि ये एक आपका जो कवर पेज का फॉर्मेट है, मैं टेलीग्राम ग्रुप जो हमारे लिंक दिया गया है उस ग्रुप में हम एक फॉर्मेट दे देंगे कि आपका कवर पेज किस तरह होना चाहिए। और यूनिवर्सिटी में कई लोग ऑलरेडी बोल देते हैं कि इस तरह आप लिखिए, तो सबसे पहले सबसे ऊपर में आप लिखेंगे रिसर्च टाइटल, जो आपने टाइटल दिया है इंग्लिश में, और हो सके अगर हिंदी में भी लिख दे तो अच्छा है। हिंदी इंग्लिश में आपने टाइटल लिख दिए, उसके बाद ये प्रपोजल फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, या अगर आप डिजर्टेशन, अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट जो भी हैं उसमें लिखिए ये प्रपोजल फॉर किस लिए है, और ऐड कहाँ पे है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे है यूनिवर्सिटी के लोगो, यूनिवर्सिटी के नाम, एड्रेस, उसके नीचे सबमिटेड बाय आपका नाम लिखिए। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्मेट है, मैंने शेयर कर दूंगा मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, और इस तरह आप बनाइए। अगर यूनिवर्सिटी में प्रपोजल फॉर्मेट आजकल दे देते हैं, इंटरनेट में भी मिल जाता है यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के बेसिकली किस तरह फ्रंट पेज रहता है सिनॉप्सिस का, तो उसमें बड़ी इशू नहीं है। मेन इशू है कि आप लोग सही सही लिखते नहीं हैं, राइटिंग प्रॉब्लम है। जो मैंने लाइव में शुरू से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया, इंट्रोडक्शन, आपका ऑब्जेक्ट, मेथोडोलॉजी, डाटा कलेक्शन, आउटकम, रेफरेंस, लिटरेचर रिव्यू, ये जो चीज़ है अच्छा से हम कैसे प्रेजेंट करें मैं ऑलरेडी बोल दिया हूँ। गाइस, कोई अगर आपका कमेंट हो, मैं लाइव बंद करने जा रहा हूँ, प्लीज़ आप यहाँ पे अभिषेक का कमेंट आया है, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया हूँ सर, मैं क्या प्रॉब्लम, एक मिनट, यहाँ पे जो आ रहा है आपका चैट, छत्तीसगढ़ में जो आपने अप्लाई किए हैं यूनिवर्सिटी के नाम क्या है, प्रॉब्लम होगा अगर मैं मेरा एरिया प्रपोजल में नहीं एरिया को आपको तो बताना पड़ेगा, आप कौन से एरिया के ऊपर इस रिसर्च को आप करने जा रहे हैं, वो चीज़ को आपको हाईलाइट करना है। आप साइंटिफिक रिसर्च है टॉपिक आपके, तो एक्सपेरिमेंट मेन चीज़ है, क्या आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। सोशल साइंस रिसर्च में आपको एरिया और किस बेस पर आप कर रहे हैं उसको चीज़ हाईलाइट करना है, मेथोडोलॉजी को अच्छे से बोलना है। और लाइव चैट में यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन क्या क्या लिखे हैं। यहाँ पे ऑल मैसेजेस हम देख रहे हैं। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, दिल्ली में पीएचडी के लिए प्रपोजल मेरा एरिया से क्या होगा। देखिए, आप दिल्ली में अगर अप्लाई कर रहे हैं, प्रपोजल किसी भी एरिया को हो, ऐसा नहीं कि आप दिल्ली के ऊपर ही प्रपोजल बनाएं, ठीक है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप जिस भी एरिया के ऊपर प्रपोजल बना रहे हैं वो हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपको देखा जाता है आप कितना नॉलेजेबल हो, आपके रिसर्च कितना न्यू है, आपके रिसर्च कितना न्यू होगा जो कोई लोग नहीं किए हैं। तो वही चीज़ मेन होता है रिसर्च का टाइटल सिलेक्शन, जो आपने किसी भी एरिया ले सकते हैं वो न्यू होना चाहिए, और वो रिसर्च जो है प्रपोजल सही मेथोडोलॉजी के अप्लाई आप कर रहे हैं तो आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं और भी देखना चाहूँगा, यहाँ पे लाइव चैट जो आया है, चलिए
तो गाइस आज था बेसिकली रिसर्च प्रपोजल, पीएचडी प्रपोजल के सारी मुद्दे पर हमने बात किया। और ओके सर, थैंक यू टू ऑल। और भाइभा में क्या क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑलरेडी मेरा सेशन है, वीडियो है, उसको भी देखिए। आज मैं बहुत ही शॉर्टली भाइभा के बारे में बताया और जो आपका प्रपोजल को थोड़ा डिटेल बताया ताकि आपको दिक्कत ना हो, अच्छा से प्रपोजल बनाएं। आपका रिसर्च प्रपोजल से ही भाइभा में पूछा जाएगा, इसीलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए रिसर्च प्रपोजल में इंट्रोडक्शन में क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट में क्या लिख रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या लिख रहे हैं, आउटकम क्या लिख रहे हैं, मेथोडोलॉजी क्या लिख रहे हैं, मेथोडोलॉजी में डाटा कलेक्शन मेथड क्या लिए, आपका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या करने वाले हो, आपका रिसर्च में फाइंडिंग्स क्या है, आपके रिसर्च में ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपके रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू क्या क्या लिए, आपके रिसर्च में रेफरेंस में क्या यूज किए। तो ये सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए, नहीं तो दूसरे लोग लिख के दे देंगे प्रपोजल, आप सीधा लाके जमा कर देंगे, आपको पूछ देंगे, आप आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसलिए अच्छा है कि आप अच्छा से प्रपोजल बनाइए, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर बोलने के प्रयास कीजिए, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगी। और भाइभा में ज़्यादा नंबर मिलेगी तो आप फाइनली सिलेक्शन जो है आपका हो जाएगा। जीआरएफ मिलने के बाद भी पीएचडी में चांस नहीं मिल रहा है, इसलिए अच्छा से भाइभा दीजिए, अच्छा से प्रपोजल बनाइए। थैंक यू, गुड नाइट। फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत खुशी मिले और आप अपने देश को आगे बढ़ाएं। अच्छा टू रिसर्च कीजिए। थैंक यू टू ऑल।